नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा इस बार उनके बयानों और बीजेपी की सच्चाई की पोल खोलने की वजह से काफी चर्चा में है। एक सामान्य जन नेता के तौर पर राहुल गांधी अमेरिका गए, लेकिन जिस तरह के कार्यक्रम राहुल के हुए उनसे जाहिर हो गया कि दुनिया उन्हें एक स्टेट्समैन की तरह देखती है और राहुल ने अपने भाषणों से दुनिया के इस नजरिए को सही साबित किया है। कल रात न्यूयॉर्क में राहुल गांधी का इस अमेरिका यात्रा में आखिरी भाषण था, जो जोरदार रहा। न्यूयॉर्क का भाषण कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें एक तरफ तो बीजेपी और संघ की सोच और विचारधारा को राहुल गांधी ने दुनिया के सामने रखा, वहीं दूसरी तरफ फिर से इस बात को याद दिलाया कि भारत का विचार, द आइडिया ऑफ इंडिया क्या है और कांग्रेस किस तरह इस आइडिया के साथ खड़ी है। ये विचारधारा गांधी की है, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी गोडसे की विचारधारा के साथ खड़ी है। दो विचारधाराओं का साफ साफ फर्क जिस तरह से राहुल गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच से बताया, उससे बीजेपी की मुश्किल बढ़ सकती है। न्यूयॉर्क में राहुल गांधी ने देश में दो विचारधाराओं के टकराव को लेकर कहा कि एक तरफ महात्मा गांधी हैं और दूसरी तरफ नाथूराम गोडसे है। एक तरफ एक बहादुर व्यक्ति है जो आपके जैसा एनआरआई है, जो संभवतः भारत का कई सालों में सबसे प्रभावशाली, विनम्र और सादगी भरा एनआरआई है, जिसे भारत की विचारधारा में विश्वास था, जिसने अहिंसा को आत्मसात किया और जो सत्य के पथ पर चला। दूसरी तरफ नाथूराम गोडसे है, जो हिंसक है, उग्र है और जो अपने जीवन की सच्चाई का सामना करने में असमर्थ है। गोडसे ने गांधी को इसलिए मारा क्योंकि वो अपने जीवन का सामना नहीं कर पा रहा था। फिलॉसफी है, सच्चाई है। जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी का बहुत शानदार भाषण, जोरदार भाषण, बहुत तारीफ हो रही है और अगर आपने इस भाषण को नहीं सुना है तो जरूर सुनिए, लेकिन उसके कुछ अंश को यहाँ हम आप सबके बीच रख रहे हैं। आइए जरा सुनते हैं, देखते हैं क्या कुछ कह रहे हैं गांधी बनाम गोडसे और कांग्रेस बनाम बीजेपी। सुनिए जरा। Because as you know, there is a fight going on back home. A fight between two ideologies, one that we represent, and the other, of course, that the BJP and the RSS represents. I think the simplest way to describe this fight is, on one side you have Mahatma Gandhi, and on the other side you have Nathuram Godse. That's the best, most precise way that I can say it. On one side, a brave man, NRI like you. In fact, probably the most impactful NRI that India has had in many, many years. Humble man, simple man, but a man who believed in the future, who believed in India, propagated non-violence, and searched for the truth. That's the ideology that we follow. That's the ideology that all of you follow in this room. And then on the other side, Nathuram Godse, violent, angry, unable to face the reality of his own life. You see, the reason he shot Gandhi was that he could not face his own life. And so he had to take his anger out on somebody. And he chose to take his anger out on the essence, on the man who represented the essence of India. So that is the fight. Gandhiji was forward-looking, modern, open-minded. Godse only spoke of the past.
He never spoke of the future, only spoke of the past. He was angry, hateful, and frankly, he was scared. At the heart, he was a coward. Right? And he was unable to deal with his life. On the other hand, Gandhiji faced the biggest force on the planet, a superpower, more powerful than the United States is today. And he faced it because he followed the truth and he was humble. And you're all following in the footsteps of Mahatma Gandhi. तो महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे दोनों का एक तुलनात्मक ब्यौरा यहाँ पेश कर रहे थे राहुल गांधी, और साथ साथ कांग्रेस और बीजेपी और आज का भारत, तब का भारत, ये तमाम बातें यहाँ बताते हुए राहुल गांधी और बीजेपी के शासन में देश आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्यों बार बार हादसों का शिकार हो रहा है देश। इसका खुलासा भी राहुल गांधी ने न्यूयॉर्क के इस जेविटस सेंटर में किया। और राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी केवल अतीत की बात करती है, भविष्य के बारे में कोई भी बात नहीं करती। बीजेपी और आरएसएस भविष्य की तरफ देखने में अक्षम हैं। उनसे आप कुछ भी पूछो तो वो पीछे की तरफ देखते हैं। राहुल ने यह भी कहा कि अगर कार ड्राइव करते वक्त आप सिर्फ रियर व्यू मिरर से ही देखते रहें तो क्या आप सुरक्षित कार चला पाएंगे? एक के बाद एक हादसा होगा। नरेंद्र मोदी भी इंडियन कार को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ रियर व्यू मिरर से देखते हैं और फिर वो समझ नहीं पाते हैं कि इस कार के साथ हादसे क्यों हो रहे हैं। आइए सुन लेते हैं जरा, बहुत इंपॉर्टेंट। उनसे पूछो भैया ट्रेन एक्सीडेंट क्यों हुआ? कहेंगे भैया वो देखो कांग्रेस ने 50 साल पहले ये किया। भैया टेक्स्ट बुक्स में से आपने पीरियोडिक टेबल एवोल्यूशन क्यों निकाल दिया? भैया कांग्रेस पार्टी ने 60 साल पहले ये किया। इट इज इमीडिएट, देयर इमीडिएट रिस्पॉन्सिबल। पीछे देखो। नाउ you think about it. All of you came here by car, using your cars. Imagine if the only thing you did was look in the rear view mirror. If 24 घंटा when you were driving the car, you looked at the rear view mirror, could you drive your car? You'd be having one accident after the other. The passenger would be saying, भैया क्या कर रहे हो, मरवा दिया आपने। Right? That is the phenomena of Narendra Modi ji. He is trying to drive the car, the Indian car, and he only looks in the rear view mirror. And then he does not understand why this car is crashing, not moving forward. And it's the same idea with the BJP, with the RSS, all of them. You listen to them. You listen to their ministers, you listen to the Prime Minister, you will never find them talking about the future. They will only talk about the past. And they will always blame somebody else for the past. तो सुन रहे थे आप राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने अपने भाषण में गुरु नानक देव, नारायण गुरु, वसवन्ना, गौतम बुद्ध से लेकर डॉक्टर अंबेडकर, नेताजी, नेहरू जी और गांधी जी, इन लोगों के भारत के बारे में भी बात की और कहा कि किस तरह इन तमाम लोगों ने उदार और खुले विचारों वाला समाज बनाया, किस तरह सच की खोज की जो भविष्य की तरफ देखता है। जी हाँ, जरा सुन लेते हैं नेहरू जी से लेकर गांधी जी, अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर और इन सब से पहले भी जो देश के इन तमाम लोगों को, गुरु नानक देव से लेकर बसवन्ना और तमाम ऐसे लोगों को क्यों याद कर रहे हैं, ऐसे महापुरुषों को क्यों याद कर रहे हैं राहुल गांधी, क्यों उनको आज याद कर, इस मंच से याद करने की ज़रूरत है, ये सब राहुल गांधी यहाँ बता रहे हैं। ये भी सुनिए जरा। On the other hand, Gandhiji faced the biggest force on the planet, a superpower, more powerful than the United States is today.
And he faced it because he followed the truth and he was humble. And you're all following in the footsteps of Mahatma Gandhi, Ambedkar ji, Sardar Patel ji, Jawaharlal Nehru. This is who you learn from, and this is who you represent. And I can go back in history. If we want to talk about humility, I can go back. I don't need to stop at Mahatma Gandhi, because Mahatma Gandhi also learned from some other people. It is not that Mahatma Gandhi ji was the person who invented this. Before Mahatma Gandhi, if there are friends here from Karnataka, there is Basavana. If there are friends here from Kerala, there is Narayana Guru. If there are friends here from Punjab, there is Guru Nanak ji. There is Buddha. There is a list of people. I mentioned Dr. Ambedkar. Jai Bhim. Right? And so there's a long list. And if you look at the essence of all these people, you take any one of them, you take Ambedkar ji, you take Mahatma Gandhi, you take Guru Nanak ji, all the giants that have emerged from India, you can see that there are certain qualities that all of them have. First of all, and most important, they search for and represent and fight for the truth. तो सुन रहे हैं राहुल गांधी को आप। राहुल गांधी का ये भाषण कल रात को देर रात हिंदुस्तान के समय के अनुसार हमने भी लाइव किया था, और ये न्यूयॉर्क में ये भाषण बहुत इम्पॉर्टेंट भाषण, इसका आखिरी पार्ट जो है वो भी आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसमें राहुल ने बिना किसी नफरत, गुस्से या चिढ़ के बड़ी नम्रता से अपनी बात रखी और लोगों को आखिर में याद भी दिलाया कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाने के लिए निकले हुए हैं। ये भी सुन लीजिए जरा। This is, you have to understand, this is Congress party's power. This is Congress party's power. We are ready to, we are not being violent, we are not being aggressive, right? We are not being nasty. That is our strength. Am I not right? Did we shout at him and say, no? No, we didn't. We will not change our behavior. We will not change our behavior. Because you cannot, the thing is, you cannot, please understand, you cannot cut hatred with hatred. It's impossible. Right? It is impossible to do. I'm not interested in trying to cut hatred with hatred. मैंने बोला था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। आपका काम नफरत फैलाने का है, हमारा काम मोहब्बत फैलाने का है। हम आपके लिए आपका काम थोड़ी करेंगे, हम तो अपना काम करेंगे। Right? So that is what we have to work on. There is a challenge in India. There is an attack on the democratic structure of our country. तो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, भारत के लोकतंत्र की बात भी यहाँ हो रही है, और नफरत, और इसको लेकर के बहुत सारी बातें अमेरिका में हो रही हैं कि भारत किस दिशा में चला गया है। राहुल गांधी का दरअसल ये शांत सौम्य तरीका बीजेपी के उग्रता वाले तरीकों पर बहुत भारी पड़ रहा है। अमेरिका में जिस तरह लोग राहुल गांधी को सुनने और देखने के लिए उमड़े हैं, उससे बीजेपी के लिए अब चुनौती बढ़ गई है, क्योंकि अब मोदी जी भी 2 हफ्तों बाद अमेरिका जा रहे हैं। बीजेपी का प्रचार तंत्र तो वहां कार्यक्रमों में भीड़ जुटा ही लेगा। बहुत
ज़्यादा लोगों को लेकर आएगा प्रचार तंत्र। लेकिन क्या मोदी जी राहुल की इस बात का जवाब दे पाएंगे कि भविष्य के भारत की जगह उनकी पार्टी और वो खुद क्यों हमेशा 50-60 साल पुरानी सरकारों के दोष निकालते रहते हैं? मोदी जी को ये बताना होगा कि उनके शासन में देश गांधी की राह पर आगे बढ़ेगा या गोडसे की राह पर बढ़ेगा। मोदी जी अगर चुप रहते हैं तो इसे गोडसे का समर्थन माना जाएगा, और अगर गांधी के साथ आने की बात कहते हैं तो ये कांग्रेस की जीत होगी। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने मोदी जी के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर दी है कि वे कांग्रेस की विचारधारा के साथ आएं या गांधी के हत्यारों के साथ खड़े दिखाई दें। मोदी जी किस तरह राहुल गांधी की चुनौती का जवाब देते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। दोस्तों आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तमाम बातें आपके सामने हम रख चुके हैं और राहुल ने पेश की मोदी के सामने बड़ी चुनौती। इन चुनौतियों का एक एक कर इस पर इसकी व्याख्या करते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं। इस वक्त हमारे साथ देखिए 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ विजय शंकर सिंह जी रिटायर्ड IPS ऑफिसर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, और हमारे हमने देखा मोहब्बत की दुकान की बात भी हमने सुन ली, हमने गांधी बनाम गोडसे भी राहुल के विचार जो हैं वो हमने सुने। किस रूप में देखा जाए, हालांकि अमेरिका में जो लोग हैं उनसे जब बातें हो रही हैं तो वो कह रहे हैं साफ साफ, और कई ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस से जिनका कोई नाता रिश्ता नहीं है, जो कांग्रेस को पहले पसंद भी नहीं करते थे, वैसे लोग इस वक्त पिछले 6 दिनों में राहुल गांधी से या तो मुलाकात करके या किसी थिंक टैंक की जो मीटिंग थी उसमें या डिनर या लंच पार्टी में कहीं राहुल गांधी के कई बातें उन्हें दिखाई दी हैं। इस यात्रा उसमें भी जो कल का एक क्षण है उसमें भी जो बदल गया। है और उससे कहीं ज्यादा मुझे लगता है कि वो फिलोसॉफिकल है। भारत के समाज को और राजनीति को और इतिहास को, तीनों को वो जिस रूप में देख रहे हैं, जिस ढंग से देखने की कोशिश कर रहे हैं, वो आइडिया ऑफ इंडिया का 21वीं शताब्दी का, मैं ये कतई नहीं कहना चाहता कि आइडिया ऑफ इंडिया जो 1950 के समय का था, 60 के दशक का था, वो राहुल गांधी उस पर बात कर रहे हैं, बल्कि 21वीं शताब्दी के भारत में वो आइडिया ऑफ इंडिया क्या होना चाहिए, और भारत के पूरे राजनीतिक डिस्कोर्स में जो दो राजनीतिक विचारधाराओं का संघर्ष है, एक तरफ नफरत की राजनीति है जिसने इस देश को विभाजित किया, और वे लोग जो इस देश को एक धर्म के आधार पर वो राष्ट्र बनाना चाहते, तब से लेकर के और अब तक उनका मंसूबा वही है जो 1947 और 48 में उस समय के RSS के लोगों का, सावरकर का, हिंदू महासभा के लोगों का था। वो सांप्रदायिक आधार पर विभाजन करके इस देश में अपनी सत्ता कायम रखना चाहते हैं और समूचे भारत में नफरत का कारोबार चलाना चाहते हैं।
लेकिन राहुल गांधी जिस विरासत और जिस परंपरा से आते हैं, वो समावेशी राष्ट्र की विचारधारा है, जिसमें गांधी जी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह भी हैं, बाबा साहब अंबेडकर हैं। ये तमाम लोग जिन्होंने इस देश के आजादी के आंदोलन में न सिर्फ संघर्ष किया बल्कि अपने उस पूरे बौद्धिक आयाम को भी दिया, राहुल गांधी वहां से लेकर के बात कर रहे हैं। और इसीलिए वो जो आईना दिखा रहे हैं, ये मोदी जी को जो उन्होंने बहुत बढ़िया से व्याख्यात किया अमेरिका के अंदर। अब सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी कैसे राहुल गांधी के इस बिछाई हुई पिच पर खेलेंगे। पहली बात तो मुझे ये लगती है कि क्या नरेंद्र मोदी भी विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर बात करेंगे और किस भाषा में बात करेंगे। अब मोदी जी को अगर रंग जमाना है तो फिर वो संस्कृत में आएंगे, कुछ श्लोक विश्लोक पढ़ेंगे वहां पर। लेकिन राहुल गांधी ने दिखा दिया कि जितना वो हिंदी बोलते हैं उससे बेहतर वो अंग्रेजी बोल रहे हैं, और ऐसी अंग्रेजी जो हम भारतीयों को भी, सामान्य जिनकी समझ है, वो भी उस चीज को समझ ले रहे हैं। और इतने अच्छे उदाहरण, जिस चीज की कमी आज के 2 साल पहले मैं महसूस करता था, वो उदाहरण और वो कहानियां राहुल गांधी रख रहे हैं। माने जिसको आम आदमी समझ ले कि नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स क्यों ऐसी है, क्यों उसके कारण देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। कि आप लगातार कभी मुगलों की बात करेंगे, कभी कांग्रेस पार्टी के कामों की बात करेंगे कि उनसे क्या। अरे साहब, आपको इस देश ने 2014 में जिताया, 2019 में जिताया, आप तो कुछ कीजिए। 9 साल के बाद अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करने के बजाय आप हर बात के लिए, जो राहुल गांधी ने उदाहरण दिया कि हमारे नेता ने कभी ये नहीं कहा कि जो ट्रैक है वो अंग्रेजों ने बिछाया था इसलिए एक्सीडेंट हुआ। अगर कोई गलती हो रही है तो उसको सुधारने के बजाय आप अगर अतीत में जाकर के उसको दोष देने लगेंगे तो उससे देश आगे नहीं बढ़ सकता। और ये राहुल गांधी जो बातें कर रहे हैं बहुत फिलोसॉफिकल अंदाज में, मुझे लगता है कि वो नए भारत का एक अक्ष वो स्थापित कर रहे हैं, नए भारत का एक एजेंडा स्थापित कर रहे हैं। वो नया भारत नहीं जो 2014 में बना, जिसमें बहुत लोगों को लगा कि ये आजादी मिली है इस समय। वो भारत जो निरंतर गतिशील है और अपने उस मूल स्वभाव के साथ, जिसे समावेशी राष्ट्रवाद कहते हैं, उस नए भारत की संकल्पना के साथ राहुल गांधी आज बात कर रहे हैं, डिस्कोर्स कर रहे हैं। और यही आने वाले समय में इस देश की राजनीति की दिशा होगी। और इसलिए नरेंद्र मोदी के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है कि अब वो अमेरिका में जाकर के किस टोन में बात करें, किस अंदाज में बात करेंगे, ये देखने वाली बात होगी आने वाले वक्त में। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रोफेसर विकांत जी, एक बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ी रेखा, बड़ी लाइन जो है राहुल गांधी ने अमेरिका में खींच दी है, जबकि 2 सप्ताह बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका जाना है। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी चीज़ कि रियर व्यू मिरर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडियन कार को चला रहे हैं, यानी भारत की जो के सत्ता पे वो बैठे हैं, और सत्ता को अगर ड्राइव करना हो तो रियर व्यू और इस सबसे बड़ी चीज़, इसके पीछे अब अलग अलग बातें सामने आ रही हैं, जिसमें नए संसद भवन में राजदंड की स्थापना जो है वो भी सामने आता है। तो बहुत सारे सवाल अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने हैं। आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास, आपसे समझना चाहता हूं कि आप राहुल गांधी के इनकी 4 बाइट्स अलग अलग मुद्दों पे जो उन्होंने बात कही है वो आप सबके सामने रख कर, और पूरा भाषण किस दिशा में था उसको यहाँ हम रखने की कोशिश हमने की थी। आपसे समझना चाहता हूँ कि किस रूप में आप देखते हैं इस भाषण को, कहाँ चुनौती पेश करते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और विचारधाराओं की लड़ाई में कौन कितना आगे है। राहुल गांधी साफ साफ कह रहे हैं कि जो नफरत है उसको नफरत से नहीं मारा जा सकता है, इसीलिए
नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूं, साफ कहते हुए नजर आ रहा है। देखिए राजीव जी, मैं ये सोचता था कि भारतवर्ष में ये मुहावरे और कहावतें क्यों बनाई गई। अब मुझे समझ में आया, जो आज सबसे फिट मुहावरा बैठता है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। हर समय इनसे कहो तो ये कहते हैं कि आंगन टेढ़ा है इसलिए मैं नहीं नाच पा रहा, तो ये सिद्ध होता है। एक बार मैं एक कार में जा रहा था, एक ड्राइवर से मैंने पूछा कि मान लीजिए कार आप स्पीड में चला रहे हैं और सड़क कोई व्यक्ति पार कर रहा है, तो आपको केवल ये अंदाजा लगाना है कि कार को पीछे से निकालें या सामने से निकालें, आपको क्या करना चाहिए। तो उसने एक मोटा सिद्धांत बताया, पता नहीं वो सही सिद्धांत था या गलत सिद्धांत था। उसने कहा कि अगर बहुत बुजुर्ग आदमी है तो कार को आगे से निकालिए, अगर आप ब्रेक नहीं लगा सकते तो, क्योंकि जो बहुत बुजुर्ग हो जाता है वो पीछे की तरफ भागता है, और जो जवान आदमी है अगर आपको वहां मौका न मिले ब्रेक लगाने का तो उसको पीछे से निकालिए, क्योंकि जवान आदमी आगे की तरफ भागता है। ये टेंडेंसी है, ये एज की टेंडेंसी है। मुझे ऐसा लगता है कि जो साहब हैं उनको मार्गदर्शक मंडल में अब चला जाना चाहिए, क्योंकि हर समय वो पीछे की तरफ भागते हैं और राहुल गांधी जो है वो आगे की तरफ देखते हैं। वो दिखा रहे हैं 21वीं शताब्दी की जो चुनौतियां हैं देश के सामने, उनको आप किस प्रकार से उनका सामना कर सकते हैं, और भारतवर्ष वास्तविकता में अपना जो स्थान जिसकी उसे मौका मिला है उसको कैसे बना सकता है। उसके लिए आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आवश्यकता है, उसके लिए आपको अच्छे स्कूल और कॉलेजेस की आवश्यकता है, अच्छे एजुकेशन सिस्टम की आवश्यकता है। हमारे बच्चों के पास प्रतिभा है, हिंदुस्तान के बच्चों के पास प्रतिभा है। अगर उनको अच्छी एजुकेशन मिल जाए, पूरे वर्ल्ड के सारे सीईओज और क्या सारे कंपनियों में हमारे बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप घसीट के युवा को पीछे की तरफ ले जाएंगे, हर तरफ उनको, तो ये राहुल गांधी ने जो रियर मिरर की बात की, वास्तविकता में कार आप भी ड्राइव करते होंगे, मैं भी ड्राइव करता हूं, आपको सामने का दृश्य ज्यादा देखना पड़ता है, कभी कभार आपको साइड मिरर में देखना पड़ता है पीछे की स्थिति क्या है। हमारे जो ये भक्त लोग हैं इनको सारे समय ये पीछे ही देखते रहते हैं। ये राहुल गांधी ने बहुत अच्छी बात की। देखिए राहुल गांधी ने एक बिसात बिछा दी है राजीव जी, बड़ी अच्छी। जो भक्तों की सबसे बड़ी रणनीति हुआ करती थी वो होती थी नफरत, नफरत, नफरत। अब ये जो नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, और जो नफरत फैलाते हैं तो हम कहते हैं भैया नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, चुप हो जाते हैं। दूसरी जो रणनीति अब आज की तारीख में राहुल गांधी ने कर दी, जब भी इनसे बात करो, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कर दिया, ये गांधी जी ने कर दिया, ये अकबर ने कर दिया, ये शाहजहां ने कर दिया। अरे भैया जो ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू से प्रश्न पूछूं क्या, महात्मा गांधी से प्रश्न पूछूं क्या, पुलवामा के अंदर जो वीर जवानों की शहादत हुई उसके लिए मैं सरदार पटेल से प्रश्न पूछूं क्या। 9 साल से तुम सत्ता में हो, तुम ये बताओ कि अब ये जो 9 साल के अंदर तुम देश को किस दिशा में ले जा रहे हो। तो वास्तविकता में राहुल गांधी की जो रणनीति है पूरी तरह से, जो इनके एग्रेसिव पॉइंट्स थे उनको इन्होंने कुंठित कर दिया है, उसको एक प्रकार से भोथरा कर दिया है। और आज की तारीख में जिस तरफ ये बढ़ते हैं, नफरत की तरफ बढ़ते हैं, तो सामने नफरत छोड़ो भारत जोड़ो आ जाता है। जब ये नेहरू और सरदार पटेल की तरफ ले जाते हैं तब ये होता है भैया 21वीं शताब्दी की बात करो, आगे की बात करो। और मैं ये देखने का वेट कर रहा हूं जब मोदी जी वहां जाएंगे तो क्या राहुल गांधी की तरह प्रेस को वो फेस करेंगे, क्या लोगों के प्रश्नों को फेस करेंगे, या वहां भी मन की बात करने चले आएंगे। और उसके बाद देखना चाहूंगा कि वहां नाश्ते में, जैसे कल भी बात हुई थी, क्या सर्व होगा। अगर वहां के आपके जो मित्र हैं बताएं कि वहां खाने में जो सर्व होता है वो डिशेज में क्या क्या चीजें सर्व होती हैं, तो मुझे अपना निष्कर्ष लेने में और जो रिसर्च है उसको फाइनलाइज करने में मदद मिलेगी। जी जी बिल्कुल। खाने की बात भी कल आप कर ही रहे थे और इसका जिक्र भी हम ज़रूर करेंगे आने वाले समय में कि अब जो इंडियन डायस्पोरा है वो किधर किधर बटा हुआ है, खाने के हिसाब से कहाँ कहाँ बटा हुआ है, ये ज़रूर पूछा जाएगा। हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी भी बने हुए हैं। प्रकाश हिंदुस्तानी जी, कल रात को हम लोग लगातार लाइव भी थे और राहुल गांधी के इस कार्यक्रम को हम सब ने देखा, और आपके ज़रिए और इस कार्यक्रम के ज़रिए मैं उन तमाम साथियों को जो कल देर रात तक हमारे साथ जगे रहे और राहुल गांधी के इस ऐतिहासिक भाषण का हिस्सा बने, आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि देर रात तक तमाम साथी बने हुए थे। 2 घंटा लेट से राहुल गांधी का प्रोग्राम शुरू हुआ, लेकिन
अपने चैनल पर, हमारे चैनल पर जितने लोग थे सब बने हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे राहुल गांधी के भाषण का, इस ऐतिहासिक भाषण का, जिसका कुछ अंश हमने अभी आप तक पहुंचाया है। अब आना चाहता हूं सीधा, इस भाषण को किस रूप में आप देखते हैं? आपने भी सुना है डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, राहुल गांधी के इस भाषण को किस रूप में देखा जाए? क्या एक चैलेंज के रूप में, एक चुनौती के रूप में राहुल गांधी यहाँ नजर आ रहे हैं? अमेरिका में राहुल गांधी को लेकर, एक जन नेता हैं, सामान्य नेता हैं राहुल गांधी, लेकिन उनके कार्यक्रम में न्यूयॉर्क का मेयर का पहुंचना ये छोटी मोटी बात नहीं हो सकती। उनके कार्यक्रमों को अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग, और उसमें थिंक टैंक जिस प्रकार, और भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए, आगे आने के लिए कुछ भी करने को तैयार लोग भी नजर आ रहे हैं। कैसे देखा जाए इसको? राजीव जी, राहुल गांधी ने जो बातें कही उनमें से कुछ बातें उन्होंने अपनी दादी से प्रेरित होकर कही थी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब भारत पाकिस्तान रिश्तों में सुधार की बात हुई थी, तब लोगों ने कहा था कि पाकिस्तान कभी सुधरेगा नहीं, पाकिस्तान के साथ कैसे रिश्ते बनेंगे। तब श्रीमती गांधी ने कहा था कि अगर आप पीछे ही देखते रहेंगे तो आगे कैसे जाएंगे। मुझे लगता है कि इंदिरा गांधी जी की वही बात राहुल गांधी ने आधुनिक अंदाज में कही, मोदी जी के स्टाइल में कही कि वो केवल रियर व्यू देखकर गाड़ी चलाते हैं तो क्या होगा। हम विद्यार्थी थे तो हमें इंदिरा गांधी के भाषण की 3 बातें अभी तक याद है। दूसरी बात इंदिरा गांधी ने यह बात कही थी कि विजयी को विनयी होना चाहिए। अगर आप विजयी हैं और अगर आप में विनय नहीं है तो आपकी महत्ता अपने आप कम हो जाती है। और एक और बात इंदिरा गांधी की याद है अभी तक, उन्होंने कहा था कि अगर आप हमेशा मुट्ठी ही बांधे रहेंगे तो हाथ कैसे मिलाएंगे, मौका आएगा तो आप हाथ नहीं मिला पाएंगे। तो आप देखिए कि राहुल गांधी ने जो बातें कही वो नेहरू गांधी परिवार जो था उसी से प्रेरित होकर कह रहे हैं। गांधी जी की बात उन्होंने हर बार कही, और मोदी जी को मोदी जी के अंदाज में ही उन्होंने अमेरिका में जवाब दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ब्रह्मा जी के पास भी अगर ये बैठे तो वो कहेंगे कि ब्रह्मांड बनाने में ये नुक्स आपने किए हैं ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी खुद सोच के पड़ जाएंगे कि मैंने किस ब्रैकेट में कह रहा हूं नमूने को बना दिया, ऐसा भी बात कह सकते इशारे इशारे में। कल उन्होंने जो बातें कही वो इस तरह की बातें कही कि आम आदमी को समझ में आ जाए। उन्होंने जो बातें कही वो अमेरिका के एनआरआई को समझाने के लिए ही नहीं कही। उन्होंने ये बात समझ ली थी राहुल गांधी ने कि उनकी बात भारत के करोड़ों लोगों तक पहुंचेगी, इसीलिए उन्होंने बातों को इतने आसान तरीके से कहा। दूसरी बात, बहुत छोटा भाषण उन्होंने दिया। भारत जोड़ो यात्रा में भी उनके भाषण छोटे होते थे, 15-15 मिनट से ज्यादा नहीं होते थे आमतौर पर। तो ये बात उन्होंने कही। और जो सर्वे लगातार आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि राहुल गांधी की लोकप्रियता में बढ़ोतरी हो रही है। एक और बात है कि नरेंद्र मोदी को नापसंद करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और राहुल गांधी के साथ इसका उल्टा है। राहुल गांधी को नापसंद करने वाले लोग घटते जा रहे हैं। जो लोग पहले राहुल गांधी को बहुत गंभीरता से नहीं लेते थे, वे अब राहुल गांधी को बहुत गंभीरता से लेने लगे हैं। राहुल गांधी की एक और खूबी है कि वे उनकी नापसंदगी का स्तर बहुत ही अलग है। प्रधानमंत्री मोदी तो सीधे सीधे मजाक उड़ा देते हैं अपने विरोधी का, सीधी बात कह देते हैं, लेकिन राहुल गांधी अपने राजनीतिक विरोधियों का, पार्टी में अपने विरोधियों का, विचारधारा में विरोधियों का, उन सब के बारे में अगर कोई भी बात कहते हैं तो बहुत शालीन तरीके से कहते हैं। और मतदाताओं को यह बात समझ में आने लगी कि जो शालीन तरीके से अपनी बात कहते हैं उनकी बात में भी वजन होता है। जरूरी नहीं है कि हर बात को चीख चीख कर ही कहा जाए। तो एक और बड़ी गंभीर बात यह है कि राहुल गांधी का उदय जो हुआ है वो कांग्रेस के उदय से अधिक हुआ। अगर आप आज की तारीख में एक सर्वे अभी मैंने पिछले दिनों पढ़ा कि राहुल गांधी को पसंद करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है मोदी की तुलना में। मतलब अगर पार्टी की इससे तुलना करें कि बीजेपी या कांग्रेस, तो कांग्रेस को जितने लोग पसंद करते हैं उससे ज्यादा लोग राहुल गांधी को पसंद करते हैं। तो मोदी के लिए बड़ी चुनौती है अभी कि वो कैसे, किस तरह से वो आगे जाकर भारतीयों के साथ देखे। अभी एक बात और देखिए कि 12 तारीख को यानी अगले सोमवार को जो कुछ होगा तो पीएम मोदी के सामने उनकी लोकप्रियता का संकट तो है ही। जो विपक्ष खंडित अब तक था वो विपक्ष अगर एक हो रहा है तो ये मोदी के लिए बड़ी चुनौती है। और मोदी जी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह
किसी भी तरह 2024 में वो आ जाएं। बस और थोड़ा सा ये इसमें बात जोड़ना नोट चाहता करना। हूँ डॉक्टर प्रकाश जी हिंदुस्तानी जी, बस वो 12 की जगह अब 23 तारीख वो बैठक टल गई है और 23 जी को है। जी जी जी, मेरे ध्यान में वही बात थी, शुक्रिया। जी दूसरी बात यह कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने ममता बनर्जी जैसे नेता हैं जो कहने लगी हैं कि ममता बनर्जी ने खुलकर कहा है कि राहुल गांधी की टीआरपी नरेंद्र मोदी से ज्यादा है। इस बात को समझने के लिए किसी बड़े रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी सोनिया गांधी के काफी करीब है, कोई मौका छोड़ती नहीं है। और चंद्रशेखर राव जो बीआरएस के नेता हैं, उनकी बेटी कविता भी सोनिया गांधी तक पहुंच रही है, नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं, केजरीवाल तक अब कांग्रेस से गलबैया करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें बीजेपी और मोदी की तरफ से जो शिक्षाएं मिली है, मराठी में एक शब्द है शिक्षा, वो शिक्षा मिली, उससे वो सीख रहे हैं। एक शेर मुझे याद आ रहा है राजीव जी, जो 2014 के हालात के पर मौजू होगा कि मुद्दत के बाद पहुंचे हैं ऐ रह गुजर जहां, मेरा कयास है कि चले थे यहीं से हम। ये शेर तो पुराना है, लेकिन मुझे लगता है हम 2014 के भी काफी पीछे पहुंच गए हैं। ये 9 साल हमारे 2014 के भी काफी पीछे पहुंचाने वाले रहे। राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत शानदार। और विपक्षी एकता और उसमें जो मुख्य रोल में राहुल गांधी आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं राहुल गांधी, ये भी समझिए। 12 तारीख को ये विपक्षी एकता की बैठक थी पटना में, लेकिन उस बैठक को इसलिए स्थगित करके या कहें तो पोस्टपोन किया गया क्योंकि कांग्रेस और उसमें भी राहुल गांधी उस वक्त उपलब्ध नहीं थे। यानी कांग्रेस को देखते हुए इस बैठक को आगे बढ़ाया गया है और ये बात आज नीतीश कुमार ने कही है आधिकारिक तौर पर। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की अहमियत कितनी बढ़ती जा रही है आज के दौर में। हम यहाँ कांग्रेस की तरफदारी करने नहीं बैठे हैं, लेकिन जो कुछ हकीकत है वो बयां कर रहे हैं। जो कुछ राहुल गांधी ने भाषण में कहा वो आपके सामने रख करके आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप देखिए, आप सोचिए क्या कुछ सामने वाला जो है वो कह रहा है। अगर रियर व्यू मिरर की बात कर रहा है कि गाड़ी ड्राइव करते समय आप अगर पीछे यानी बैक मिरर पे आप देखेंगे, रियर व्यू मिरर पे देखते रहेंगे तो गाड़ी का एक्सीडेंट तो करवा ही देंगे आप। और क्या मोदी जी वही काम कर रहे हैं? उसके ढेरों उदाहरण हैं। मोदी जी से मतलब मोदी सरकार, और उसके कई उदाहरण हैं। और ताज़ा तरीन उदाहरण जो है वो संसद भवन का उद्घाटन है। जिस राजदंड को, जिस सेंगोर को निकाल करके और संसद, लोकतंत्र स्थापित कैसे हुआ आप सब अच्छी तरह से जानते होंगे। लोकतंत्र की स्थापना तब हुई जब ऐसे राजदंडों को तिलांजलि दी गई, इनको दफना दिया गया, कि कहीं ऐसी जगह पे रख दिया गया जहां से इसकी बू तक ना आए। उसको आप खंगाल के निकाल के फिर से वहां उस लोकतंत्र के मंदिर में स्थापित कर दिए। यानी कि आप फिर से राजशाही की तरफ बढ़ना चाहते हैं, फिर से आप पीछे देखना चाहते हैं। क्या आप अतीत में झांकना चाहते हैं या अपनी जनता को, आवाम को अतीत में ले जा करके वैसे ही रखना चाहते हैं? तो बहुत सारे सवाल हैं। तो ये ताज़ा तरीन उदाहरण है, उसके अलावा कई उदाहरण हैं, कई एग्जाम्पल हैं। डार्विन का सिद्धांत, अभी 3-4 और उदाहरण राहुल गांधी ने दिया। मतलब आप इतिहास को बदलने की कोशिश, आप भूगोल को बदलने की कोशिश कितना भी कर लीजिए, आप कितनी भी अखंड भारत का मैप लगा लीजिए, सब कर लीजिए, लेकिन लोग आपको आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, लोग पीछे देखना नहीं चाहते। यही बात यहाँ राहुल गांधी कह रहे थे। आना चाहता हूँ विजय शंकर सिंह जी आपके पास। सिंह साहब, किस नज़रिए से आप देखते हैं, किस रूप में देखते हैं आप राहुल गांधी के इस भाषण को? और हम यहाँ राहुल गांधी की पहले और अभी फिर से कह रहा हूँ, तरफदारी करने नहीं बैठे हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि भारत की दिशा कैसे तय होगी। सेंगोर की स्थापना अपने आप में एक काला अध्याय है। खुले तौर पर, बहुत आधिकारिक तौर पर मैं इसकी जिम्मेदारी लेते हुए कह रहा हूं, ये एक अध्याय है भारत के लोकतंत्र के हिसाब से, भारत के संविधान के हिसाब से। और उसमें जो राहुल गांधी कह रहे हैं, जो उस आइडिया ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, वो क्या कुछ देता है आने वाले समय में? कैसे राहुल गांधी के इस भाषण को आधार बनाकर हम भारत के प्रोग्रेस को
भारत के उत्पादन क्षमता की बात भी राहुल गांधी ने परसों की है, उसको, तमाम चीजों को, यहाँ के आवाम को आगे बढ़ते हुए कैसे देखेंगे? लंबे समय बाद, मैं समझता हूँ करीब 20-25 साल बाद, भारतीय राजनीति में विमर्श का एक जो नया तरीका सामने आया है, ये बड़ा सुखद भी है और इस बहुत ही आशान्वित करने वाला भी है। अभी तक हम उन्हीं मुद्दों पर बात करते थे जो धर्म से जुड़ी थी, संप्रदाय से जुड़ी थी, जात से जुड़ी थी, इतिहास से जुड़ी थी। आज हम उन मुद्दों पर बात कर रहे हैं तो प्रोफेसर रविकांत जी ने शुरू में कहा आइडिया ऑफ इंडिया, जिस आइडिया ऑफ इंडिया पर संविधान बना है उसकी आज बात कर रहे हैं और उस पर हम बात कर रहे हैं। रहा सवाल राहुल गांधी जी की अमेरिका यात्रा का, उसके पहले मैं ये बता दूं कि दोनों यात्री तो वैसे ही जैसे भारत वो यात्रा से ही नर्वस थे और ऊपर से अमेरिका यात्रा ने तो और नर्वस कर दिया है। जिस तरह से जो मुद्दे राहुल गांधी अमेरिका में उठा रहे हैं उन मुद्दों पर भाजपा कभी बात नहीं करती है, बात करने से कतराती है। मैं बड़े नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन सामान्य भाजपा के कार्यकर्ताओं की बात करता हूँ जो हमारे आपके आसपास रहते हैं, हमारे आपके अच्छे मित्र भी हैं। उनसे कभी इन मुद्दों पर बात करिए तो इन मुद्दों से कन्नी काटते हो, बात नहीं करते। चाहे ये उनकी पसंदीदा फील्ड नहीं है, ये उनकी पसंदीदा पिच नहीं है, इस पर वो नहीं आना चाहते। वो आना चाहते हैं सिर्फ इसी मुद्दे पे आना चाहते हैं कि मुगलों ने ये किया, अंग्रेजों ने की तो नाम वो लेते नहीं है, फ्रीडम मूवमेंट में कहेंगे गांधी जी ने ये गड़बड़ कर दी। अब विजय शंकर जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, उनका वीडियो अभी थोड़ा डाउन है और कोशिश करते हैं दोबारा उनको कनेक्ट करें। और बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ रख रहे हैं, आप लोगों के बीच दोबारा भी आना चाहूँगा, जल्दी आना चाहता हूँ। अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। अमलेंदु जी, किस रूप में आप इस भाषण को देखते हैं? गांधी जी, अंबेडकर साहब और नेहरू जी, तमाम लोगों की बात करते, तमाम महापुरुषों की बात करते करते गांधी जी से पीछे भी जाते हुए राहुल गांधी, जय भीम के नारों की गूंज भी हमने सुनी उसी हॉल में। सब कुछ, मतलब अगर देखा जाए तो एक ऐसा भाषण जो फुल पैक, बिल्कुल सब कुछ है उसमें, लेकिन हिंदुस्तान की आवाम को ये बात कितनी पसंद आती है ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, चुनाव बताएगा। और चुनाव से पहले जो सर्वे आ रहे हैं उसके बारे में डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी बता ही रहे थे कि सर्वे राहुल गांधी के पक्ष में आ रहे हैं। डॉक्टर अमलेंदु उपाध्याय जी। देखिए राजीव जी, जो कल का भाषण है राहुल गांधी का, कल का या आज सुबह का आप कह लीजिए, जो भी है, मतलब वो मुझे लगता है कि एक मुकम्मल हिंदुस्तान की तस्वीर जो है वो पेश करता है कि आने वाला हिंदुस्तान किस तरीके का होगा और किस तरीके का होना चाहिए, दोनों चीजें। मतलब राहुल गांधी अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं कि इस तरीके का हिंदुस्तान हम चाहते हैं और इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे तब हम इस लक्ष्य को पा सकते हैं। ये सारी चीजें उसके अंदर हैं। दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी जो लगातार पीछे जाने की बातें करती है और अतीत की तरफ देखती है, लेकिन अतीत के जो मूल्य हैं उनको नहीं अपनाती है। राहुल गांधी जब अतीत की ओर देखते हैं तो अतीत की बुराइयों को किनारे रखते हैं और अतीत की जो अच्छाइयां हैं उनको आगे लेकर के आगे बढ़ते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि किन अतीत की चीज़ों से आप सबक लेकर के और किन चीज़ों को अपना करके आप अपना भविष्य जो है वो सुधार सकते हैं। मुझे लगता है कि ये एक मूलभूत अंतर जो है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और राहुल गांधी की जो राजनीति है उसका भी एक कल के भाषण से ये मिलता है एक तरीके से संदेश कि राहुल गांधी जो किस तरीके से लेके जा रहे हैं। और राहुल गांधी ने जिस तरीके की बातें की राजीव जी, खासतौर से जो मिरर व्यू की बात की, हमारे एक मित्र थे बेचारे नहीं रहे, कोरोना में चले गए वो, तो वो कहते थे कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले अजीब टाइप के लोग हैं। उन्हें कार में एक लाला जी जा रहे थे और एक टांगे वाला जो था मियाँ जो था वो जा रहा था चाबुक मारता हुआ, तो उन्होंने गाड़ी उसके बराबर ले आकर के रोकी, उसे भद्दी सी गाली दी। उनसे पूछा लाला जी से, वहीं से गाली क्यों दे रहे हो? बोले कि इसके दादा के दादा के दादा ने हमारे दादा के दादा के दादा को गाली दी थी। तो यानी आप गाड़ी में घूम रहे हैं और जो तांगा खींच रहा है आप उसको गाली दे रहे हैं। तो ये इनका जो है काम यही रह गया। ये जो है अतीत से जो है कुछ सबक लेना नहीं चाहते हैं।
बल्कि अतीत की तरफ दुनिया को ले जाना चाहते हैं और अपने बच्चों को अमेरिका की सिलिकॉन वैली भेजना चाहते हैं कि तुम वहां जाकर के आगे बढ़ो और भारत को जो है पीछे ले जाओ। तो इस की तरफ जो है राहुल गांधी भी एक तरीके से इशारा दे रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां क्या हैं, किस तरीके से है। और प्रकाश हिंदुस्तानी जी ने जो कहा कि वे बहुत पीछे जा चुके हैं 9 साल में, जो है निश्चित तौर पर राजीव जी ये 70 साल पीछे जा चुके हैं देश को जी। और इस देश को आगे ले जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी आएगा, राहुल गांधी भी अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं या कांग्रेस की भी सरकार बन जाती है तो ऐसा नहीं है कि सरकार बनते ही काया पलट हो जाएगा। जितने गड्ढे जो हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 9-10 सालों के अंदर खोद दिए हैं, 2024 में 10 साल हो जाएंगे, उनको भरने में बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये कुल मिलाकर के राहुल गांधी का कल का जो भाषण है, नई तस्वीर जो है, नए भारत की नई तस्वीर जो है, उसको भी जो है वो एक तरीके से पेश कर रहा है। और एक सर्वधर्म संभाव की बात, जो महात्मा गांधी भी कहते थे कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, ठीक उसी तरीके की बातें राहुल गांधी भी कर रहे थे कि किस तरीके से महात्मा गांधी से लेकर के उनसे पूर्वज, उनसे पहले के भी जो संत महात्मा, उन सबको उन्होंने उसमें याद किया कि किस किस की क्या क्या शिक्षाएं जो है वो महात्मा गांधी ने भी उनसे शिक्षा ली और किस तरीके से हमको भी जो उनकी शिक्षा लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि एक अच्छी सीख जो है, एक अच्छे रास्ते की तरफ जो है राजनीति को ले जाने की कोशिश है। अब ये इस देश की जनता के ऊपर निर्भर करता है कि उसको ये कायदे की बातें समझ में आती हैं, उसको अपना आने वाला भविष्य अच्छा करना है या उसे जो पीछे का सिंगोल उठा करके जो है अपने पीछे लगाना है जी। ये अब इस देश की जनता को तय करना है कि राजनीति इस देश की जो है वो सेंगोल से चलेगी या एक बुलंद भारत की जो बुलंद तस्वीर राहुल गांधी पेश कर रहे हैं उस रास्ते पे आ गए आपको जाना है। तो इस देश की जनता को राजीव तय करना है, ये 2024 में जनता तय करेगी। लेकिन निश्चित तौर पर यह सही है कि लोगों को बातें समझ में आने लगी हैं। और आप सोशल मीडिया पे भी देखिए, भक्तगण जब कोई बात करते हैं तो उन भक्तगणों की खिंचाई करने के लिए भी लोग जो तुरंत पहुंच जाते हैं और पुरानी चीजें जो सब निकाल के सामने रखना शुरू कर, आपकी ये काम रहे हैं अब तक को मिला करके, और आपने देश के लिए किया क्या है, ये सवाल अब उठने लगे। मतलब जनता जो है वो सवाल पूछ रही है कि आपने देश के लिए किया क्या और आपके पास अब विजन क्या है जो आप आगे करेंगे। आप जो कह रहे हैं कि 2047 में हो जाएगा, आपने 2022 में बहुत सारे वायदे किए थे। तो अब ये सवाल जब उठने लगे, मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से न्यूयॉर्क से संबोधित किया है और पूरा राहुल गांधी का जो दौरा है राजीव जी अमेरिका का, वो था तो वहां के भारतवंशियों के लिए जो अमेरिका में रह रहे हैं, लेकिन वहां से भी राहुल गांधी ने यहाँ भी जो है काफी कुछ साधने की चीजें की है, काफी कुछ साधने की कोशिश की है। खासतौर से जिससे उसका आपने उल्लेख किया घटना का कल की, उसका जो जय भीम वाला जो है, तो आप देखिए कि जब राहुल गांधी ने जय भीम कहा तो किस तरीके से जो जनता जनार्दन थी वहां बैठे हुए जो भारतवंशी थे, उनके अंदर उत्साह आपको देखने को मिला होगा कि किस तरीके से उन्होंने उसका था वो जवाब दिया, फिर जनता के बीच से जवाब आया। तो एक नई दिशा जो है राजनीति की, वो मुझे लगता है कि अब तय हो रही है और समता और सद्भाव और संभाव की राजनीति जो है, जो इस देश को आगे ले जाने की है कि सब इस देश के अंदर बराबर है। और बराबरी जो राहुल गांधी बराबर सामाजिक न्याय की बात करते हैं, वो सामाजिक न्याय जो सिर्फ आरक्षण तक सीमित नहीं है। सामाजिक न्याय जो है वो यही है कि सबको बराबर के हक मिले, प्राकृतिक संसाधनों पर भी सबका हक बराबर हो, बिल्कुल इस देश के अंदर जो चीजें हैं उसमें भी सबका बराबर का हक हो, और इस देश को आगे ले जाने की जो जिम्मेदारी है, जो कर्तव्य है, उनमें भी सबकी बराबर की भागीदारी हो। यही जो भाव है उसको राहुल गांधी जो है वो यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। राजीव जी बिल्कुल, हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं विजय शंकर सिंह जी, अपनी बात रख रहे थे। नेटवर्क भी सही दिख रहा है इनका। सीधा आना चाहता हूं सिंह साहब आपके पास, आप प्लीज़ अपनी बात आगे बढ़ाइए। और हम समझने की यही कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी एक नए भारत के निर्माण की बात कर रहे हैं, जो कुछ है, और उसमें एक चॉइस दे रहे हैं लोगों के बीच कि आपको गांधी चाहिए या गोडसे चाहिए। और साथ साथ बीजेपी और मोदी सरकार और मोदी जी के खासकर उनके ऊपर भी सीधा प्रहार है। किस रूप में देखा जाए इसको? मैं चाहता हूं, गांधी बनाम गोडसे की जो बात कही जा रही है, इस इशू को उठाया किसने है? इस इशू को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही उठाया है। आज सावरकर की बात को इन्होंने ही उठाया है। कांग्रेस ने या किसी भी अन्य नेता ने कभी गोडसे की बात को या सावरकर की बात को नहीं उठाया है। गोडसे की बात को इन्होंने उठाया है और गोडसे के द्वारा की गई सदी की जघन्यतम हत्या को सही साबित करने की बार बार कोशिश भी इनके द्वारा की जाती रही है। ऐसी स्थिति में जब इनके सामने गांधी की बात की जाएगी तो निश्चित रूप से ये नर्वस होंगे और अपने
तो फिर उसी चिंतन धारा में जाएंगे कि आखिर हमसे गलती कहाँ हो गई है। यहाँ पर मैं ये कह रहा था कि अमेरिका हो चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे राहुल गांधी के भारत में दिए गए तरह तरह के बयान हो, उन सबसे ये साफ साफ जाहिर है कि कांग्रेस अपने वैचारिक स्तर पर अत्यंत ही स्पष्ट हो गई है और वो आइडिया ऑफ इंडिया के साथ है। और ये स्थिति अच्छी रहेगी यदि उसे आगे जाना है तो। और धर्म को लेकर, धर्म की जो राजनीति लंबे समय तक पड़ गई है, सॉफ्ट हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व, आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, पूजा करते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, आपकी बिल्कुल निजी चीजें हैं। सॉफ्ट हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व जैसी कोई चीज नहीं है। ये मीडिया का चलन है जिसने कि मीडिया हर में कह देते हैं क्लीन चिट मिल गई। क्लीन चिट कहीं कानून में नहीं, सॉफ्ट हार्ड हिंदुत्व भी नहीं है। सॉफ्ट हिंदुत्व को छोड़कर हमें आइडिया ऑफ इंडिया पर केंद्रित रहना चाहिए, हमें जनता से जुड़ी हुई उन सब पर केंद्रित रहना चाहिए। सामाजिक न्याय की बात जैसे भी अमलन जी ने साफ साफ कहा कि उन्होंने जय भीम की बात कही, निश्चित रूप से भीमराव अंबेडकर के बारे में अब बहुत ज्यादा पढ़ा जा रहा है, बहुत ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं, पेरियार जा रहा है, समाज में बदलाव आ रहा है। वे सारे लोग जो कि पेरियार से बिल्कुल नाक भों से कोड़ते थे, पेरियार की किताबें पढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से इन किताबों के पढ़ने का असर आ रहा है और आगे आएगा। और पेरियार हैं, चाहे अंबेडकर हैं, चाहे गांधी हैं, चाहे कुछ हैं, इन सब में थोड़े थोड़े वैचारिक मतभेद हैं, बिल्कुल वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन इन विविधताओं के बीच जो खूबसूरत एकता है, यही तो आइडिया ऑफ इंडिया है। इसी की तो बात की जा रही है, यही जो बार बार कह रहे हैं। भाजपा के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इनकी पूरी वैचारिकी ही आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है। इनकी पूरी वैचारिकी ही ऐसी चीज के खिलाफ है कि हम विश्वगुरु हो जाएंगे। आज तक मैं समझ नहीं पाया, हमारे यहाँ सामने दो प्रोफेसर साहबान बैठे हैं, अखिल स्वामी जी हैं और रविकांत जी, ये बताएं कि विश्वगुरु है क्या, हमें आज तक समझ नहीं पाया। मैं तो उतना ही पढ़ा हूँ जितना नौकरी के लिए जरूरी था, पढ़ने के बाद अब फिर नौकरी किया और अब फिर आप लोग सोबत हो गई, थोड़ा बहुत पढ़ने की आदत बनी हुई है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि विश्वगुरु क्या है। लेकिन हर बात उसकी एक अदने से भाजपा कार्यकर्ता से पूछिए तो कहता कि विश्वगुरु होने जा रहे हैं। तो अब विश्वगुरु का ढकोसला, इन सब चीजों का ढकोसला ये नहीं चलेगा। अब सीधी सी बात है कि आप भारत को डिलीवर क्या करने जाए, आपकी गवर्नेंस कैसी है। और इस गवर्नेंस के वादे पर आप 2014 में आए थे, आज 9 साल बाद दुर्भाग्य है कि आपके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है, सिवाय इसके कि कभी गांधी ने गड़बड़ कर दिया, उन्होंने पटेल को नहीं चुना, नेहरू ने चुन लिया, नेहरू ने गड़बड़ कर दिया, तो गांधी परिवार नेहरू सरनेम क्यों नहीं रखता है। इस तरह से छोटी और बचकानी चीजें कहे कि आप कब तक भुलावा देंगे। तो मैं बिल्कुल इस बात में यही अपनी बात कह के मैं खत्म करूंगा कि राहुल गांधी जी का स्टैंड बिल्कुल सही है और कांग्रेस जिस वैचारिक पृष्ठभूमि पर चल रही है, जो उसका वैचारिक विरासत है, जो उसका वैचारिक धरातल है, उसी पर आगे बढ़े। इसी में ही देश का भी कल्याण है। और हम इस दक्षिणपंथी मानसिकता वाली पार्टियों से जो निश्चित रूप से सामंती सोच की हैं, जब 1969 में हटाया गया था प्रीवी पर्स, तो जहां तक मुझे याद है, हम लोग उसमें पढ़ते थे, छोटे ही थे उस समय भी, ये भारतीय जनसंघ ने इसका विरोध किया था प्रीवी पर्स का। भारतीय जनता और उसमें स्वतंत्र पार्टी हुआ करती थी, इन दोनों ने विरोध किया था। स्वतंत्र पार्टी तो राजा महाराजाओं की पार्टी थी, जनसंघ भी राजा महाराजाओं की पार्टी नहीं थी, लेकिन इसमें दूसरे लोग शामिल थे, इसरो ने विरोध किया था। निश्चित रूप से भारतीय जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी ये भले कहे कि हमारी विचारधारा गांधीवादी समाजवाद है, लेकिन ये सारी पार्टियां, जो दक्षिणपंथी पार्टियां जो हैं, हर प्रगतिशीलता का विरोध करती हैं, ये प्रतिगामी पार्टियां हैं। मेरा यही कहना है कि आइडिया ऑफ इंडिया को लेकर स्पष्ट हो जाना चाहिए कि उसी में भारत का कल्याण है, उसी में हमारा विकास है, उसी में हम आगे बढ़ेंगे, चाहे विश्वगुरु कह लीजिए, चाहे दुनिया में एक बड़ी ताकत कह लीजिए। जी बिल्कुल, दुनिया में बड़ी ताकत या विश्वगुरु। लेकिन ये सवाल मैं भी ढूंढता हूँ, कई लोगों से पूछता हूँ कि विश्वगुरु कैसे बनते हैं और कब बनेंगे। अगर बनेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन विश्व के गुरु, वाह। चलिए खैर आगे बढ़ें। और डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, आप किस रूप में देखते हैं इस भाषण को? आप सब सो रहे थे रात को। राजीव जी, मैं आपकी एक बात से अपना वक्तव्य शुरू करना चाहता हूं। आपने कहा कि राहुल गांधी जो हैं, हम राहुल गांधी की तरफदारी नहीं कर रहे हैं, मतलब आप या इस चैनल में बैठे लोग या हम लोग। असली बात यह है कि राहुल गांधी हमारे जैसे लोगों की तरफदारी कर रहे हैं। कौन है हम लोग? हम लोग वो हैं जिनका मानस जो है वो 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 के बीच गढ़ा गया है। एक निश्चित नतीजे पर भारत पहुंचा कि हम किस रास्ते पर आगे जाएंगे।
उसमें गांधी का भी दर्शन था, उसमें नेहरू की कर्मठता भी थी, उसमें अंबेडकर की समानता का जो विचारधारा है और एक सशक्त संविधान जो है वो भी था, उसमें बुद्ध की करुणा भी है, उसमें महावीर जी की जो है वो अहिंसा भी है। ये सब जो कुछ गठित हुआ है वो गठित असली मायनों में इसी दौरान हुआ है। 15 अगस्त 1947 से लेके 26 जनवरी 1950 तक जब हमारा संविधान लागू हो गया, उसके बाद भारत ने स्वीकार किया कि अब हम जो है इधर उधर नहीं ताकेंगे, हम इस रास्ते पर चलेंगे, क्योंकि उस संविधान को तैयार करने में इतना ज्यादा मतलब बकायदे एक अच्छा समय लिया गया, एक सारे अच्छे लोग उसमें शामिल हुए और एक निर्णय पे पहुंचे कि भारत जो है अब इस संविधान के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। तो उस रास्ते पर चलने वाले हम सब लोग हैं, जिसमें हम लोग सबसे ज्यादा निराश पिछले 8-9 वर्षों से हुए थे, क्योंकि उसका कारण ये था कि भारत के राजनीति से, भारत के सार्वजनिक जीवन से, भारत के यहाँ तक कि सामाजिक जीवन से भी बौद्धिकता खत्म होते जा रही थी। बौद्धिकता पूरी तरीके से उसका लोप हो गया था, जिसको कांग्रेस ने लंबे समय तक बचा कर रखा था। वो नेहरू है, चाहे इंदिरा गांधी है, यहाँ तक कि परवर्ती बहुत सारे गैर कांग्रेसी भी प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने भी भारत की राजनीति और सामाजिक जीवन में जो बौद्धिकता थी उसको कहीं भी उसको लोप नहीं होने दिया था उसका। हम तकलीफ हमारी ये थी कि 2014 के बाद ये बौद्धिकता गुम हो गई थी और जो एक लंपटता है विचारों में, वो लंपटता जो है वो हावी हो रही थी। आप याद कीजिए, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिस समय राहुल गांधी ने सबसे पहले रघुराम राजन से जब बात की, सामान्य लोगों से बात की और कमल हासन से बात की, तो मैंने उस समय निवेदन ये किया था कि मुझे इस बात की खुशी है कि कांग्रेस जो है उसकी खोई हुई जो जमीन है बौद्धिकता की, बुद्धिजीवियों की, कलाकारों की, सोचने विचारने करने वालों की, पत्रकारों की, लेखकों की, वो वापस उससे वो जुड़ने लगी है। इसी का जो अक्स है वो आप देखिए अमेरिका की अभी जो बातें हुई है राहुल गांधी के द्वारा, वहां के चाहे वो न्यूयॉर्क की बात हो, चाहे अन्य जगह पे उन्होंने जो भाषण दिए, जो बातें की, भारत जोड़ो यात्रा से उसकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन एक बहुत ही मुकम्मल तरीके से और पूरे पैकेज के रूप में उन्होंने अमेरिका में जो है राहुल गांधी ने उस सबको पेश किया है। देखिए, उन्होंने 2-3 चीजें कही। पहला, उन्होंने कहा कि हम अपना व्यवहार नहीं बदलेंगे, वो अपने तरीके से काम करते रहे। वो का मतलब भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और सरकार वो जैसा भी करते रहे, लेकिन हम उस विचारधारा को नहीं छोड़ेंगे और अपना व्यवहार नहीं बदलेंगे। आप याद कीजिए, बीच में एक बड़ी चर्चा चली थी कि भाई उनके पास एक भारतीय जनता पार्टी के पास चाणक्य है, तो करना ये चाहिए कि कांग्रेस को भी टिट फॉर टैट के तरह जैसे को तैसे के जवाब के रूप में राजनीति का मार्ग अख्तियार करना चाहिए। यहां तक कि जब ममता बनर्जी वहां चुनाव जीती पश्चिम बंगाल में, तो ये कहा गया कि उनको भारतीय जनता पार्टी के ही लहजे में जवाब देना आता है। तब भी हम सब लोग यही सोचते थे कि इस तरीके की जो दोनों ओर से अगर हम इस तरीके से लंपटता अख्तियार कर लें, जिसको हाई हैंडेडनेस हम जिसको बोलते हैं, वैसे एक कठोर तरह का राजनीतिक प्रणाली को विकसित कर ले, तो देश जो है और वो बहुत ज्यादा गर्द में जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि राहुल गांधी ने कहा कि हम अपना व्यवहार नहीं बदलेंगे और हम अपने तरीके से ही काम करेंगे। दूसरी बात, उन्होंने हेट्रेड के खिलाफ भी बड़ी स्पष्ट बात उन्होंने कही। नेहरू जी ने कहा था कि ऐसा कभी नहीं होगा कि एक वर्ग की कट्टरता जो है दूसरे वर्ग की कट्टरता को खत्म कर देगी, बल्कि दोनों वर्ग की कट्टरता मिलकर कहीं ज्यादा बड़ी कट्टरता का जन्म देगा। राहुल गांधी आज भी उसी विचार को देखिए संजोए हुए हैं। उन्होंने हेट के खिलाफ जो मोहब्बत की दुकान जो खोली थी, उस दुकान को बकायदे आज भी उनका विश्वास बना हुआ है और ये जो दुकान है, उनकी जो दुकानदारी है, वो अमेरिका तक पहुंच गई है। अमेरिका में पहुंच के उन्होंने केवल वहां की एक ऑडियंस को ही संबोधित नहीं किया है, उन्होंने भारत के भी ऑडियंस को संबोधित किया है, क्योंकि डिजिटल युग का जमाना है। डिजिटल युग नहीं रहता तो भी यहाँ तक बातें पहुंचती, अमेरिका में कही गई बातें जो है यहाँ तक पहुंचती, भारत में पहुंची। और दूसरी बात, ये भी अच्छी बात है कि सारी दुनिया में ये बात पहुंच रही है और सारी दुनिया जानती है, विशेषकर पश्चिम जगत जानता है कि किसी भी देश में निरंकुशता जो है, कोई भी निरंकुश शासक या कोई भी तानाशाही तरीके से काम करने वाला जो व्यक्ति होता है, वो केवल अपने देश के लिए खतरा नहीं होता, बल्कि सारी दुनिया के लिए खतरा होता है, क्योंकि उन लोगों ने दूसरे विश्व युद्ध को देखा है। दूसरा विश्व युद्ध आप सोचिए कि क्यों हुआ? दूसरा विश्व युद्ध केवल इसी निरंकुश शासन प्रणाली के कारण ही तो हुआ, अति महत्वाकांक्षा के कारण ही हुआ।
यही विश्व गुरु बनने की जो लालसा है, अंधी लालसा, जिसके पीछे कोई न तर्क है न आपके पास वैसे ठोस कोई योग्यता है, और आप विश्व गुरु नहीं विश्व विजयी बनना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे योद्धा बनते रहे हैं। तो इस खतरे से एक तरह से राहुल गांधी ने पश्चिम जगत को भी आगाह कर दिया है, ये भी एक अच्छी बात है। आखिरी बात देखिए, अमेरिका में जो लोग गए हैं उनमें ज्यादातर जो है उस वर्ग के लोग नहीं है, दलित या गरीब वर्ग के लोग बहुत कम है वहां पर। अगर मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन वहां पर ऑडियंस जो बैठी थी जिन्होंने जय भीम का रिस्पॉन्ड किया, ये वो लोग हैं जो अभी तक आरक्षण को गालियां भी देते थे। वो भीमवादियों को भीमटे नाम से अपमानजनक शब्दावली का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वहां जाकर उनको ये पता चला है, अमेरिका में शायद रहने के बाद, या एक तरह से अंबेडकर के खिलाफ जो वातावरण बनाया गया है भारत में, उसका भी दुष्परिणाम वो देख रहे हैं। अंततः उनके भी तो लोग यहाँ रहते होंगे भारत में, उन्हें भी फीडबैक मिल रहा है। तो वहां पर जो सवर्ण लोग ज्यादा हैं, पढ़े लिखे लोगों से गए हैं, खूब पैसे वाले लोग गए हैं, ऐसे बच्चे जाके वहां पे, या ऐसे लोग वहां पे नई पीढ़ी बनी है, उसमें जो बुजुर्ग हैं वो भी उसी वर्ग के हैं जो आज से 25 साल 30 साल 40 साल 50 साल पहले गए थे, जो संपन्न लोग थे, खूब कुशाग्र बुद्धि के थे, वो वहां गए। और आज वो ये मान रहे हैं कि अंबेडकर जो है भारत की सोच, भारत की बुनावट और भारत के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत ही और उतना ही महत्वपूर्ण नाम है जितना कि गांधी और नेहरू का है। तो राजू जी, मुझे लगता है कि ये केवल राहुल की वक्तृत्व कला जो है, उसका बोलने का जो ढंग है, उनकी जो संभाषण कला है, ये इतने तक ही सीमित नहीं है। इस भाषण के, इस वक्तव्य के और उनकी पूरी अमेरिका यात्रा के इतने बड़े आयाम हैं जो भारत की राजनीति ही नहीं, वो सभी लोगों के, हम सब के दिमाग की सफाई करेंगे। हमारे भारत में बहुत सारे लोगों के जिनके दिलों में और जिनके दिमाग में जाले बैठ गए हैं, उन जालों की सफाई करने का काम भी राहुल गांधी का भाषण और उसकी यात्रा भी करेगी, ऐसा भी मुझे लगता है। राजीव जी, हम देखेंगे कि आने वाले समय में बड़ा परिवर्तन हमारी सोच में, हमारी मतलब आम जनता में, जो लोग भटक गए थे उनकी सोच में भी हमें दिखाई देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। राजीव जी जी, आने वाले समय में बहुत कुछ ऐसे भी होने वाला है। देश में चुनाव है, जनता जो है वो बैठी हुई है, इंतज़ार कर रही है। कई लोग नए वोटर्स हैं, उनको तो और भी इंतज़ार रहता है। तो चुनाव के वक्त क्या कुछ होगा, रिजल्ट क्या कुछ आएगा, उसका असर आने वाले भविष्य पे पड़ेगा। लेकिन उससे पहले तमाम दल के बड़े बड़े नेता अपनी बातें रख रहे हैं। चुनाव प्रचार तो होता रहे, जब घोषणा होगी तो करेंगे, लेकिन उससे पहले आइडिया ऑफ इंडिया की बात इधर राहुल गांधी अमेरिका में कर रहे थे। और कहा जाता है कि जो इंडियन डायस्पोरा है वो अगर आपसे कन्विंस है तो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, वो हिंदुस्तान के लोगों को, अपने सगे संबंधियों पर बहुत ज़्यादा असर करते हैं, ऐसा भी माना जाता रहा है। और इन सब के बीच सबसे बड़ी बात ये आती है कि राहुल गांधी उस वक्त अमेरिका में हैं जब अभी से 2 सप्ताह बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पहुंचना है। तो नरेंद्र मोदी के लिए क्या एक चुनौती पेश कर रहे हैं। कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे शाम के वक्त, जब राहुल गांधी के एक भाषण, और खासकर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो उन्होंने भाषण दिया था, चीन को लेकर के क्या कुछ है, भारत अमेरिका संबंधों को लेकर के क्या कुछ राहुल गांधी सोचते हैं। और उसमें चीन, फिर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़, डेमोक्रेसी किस लिए की ज़रूरत क्यों है, चीन के बारे में और गांधी नेहरू परिवार को लेकर के बहुत सारी बातें बीजेपी के लोग करते हैं। लेकिन राहुल गांधी इन तमाम बातों को कैसे ओपन करते हुए और एक कहें तो एक नई चुनौती पेश करते हुए राहुल गांधी पूरे इस यात्रा में नजर आए हैं। एक बार आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। चुनौतियां बहुत, एक लंबी लकीर खींच करके राहुल गांधी वापस लौटेंगे। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के लगातार ये कहा जाता है कि किसी यूनिवर्सिटी में नहीं जाते, क्योंकि आप यहाँ 2 ऐसे प्राध्यापक, आप लोग यूनिवर्सिटीज़ को बहुत नज़दीक से रोज़ आपने देखा है, और एक प्रोफेसर रविकांत जी तो देख ही रहे हैं। हमारे देश में भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, JNU का नाम लेते ही कुछ लोग टुकड़े टुकड़े गैंग कहने लगते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे आप देखिए कि पिछले 9 साल में कई यूनिवर्सिटीज़ को ख़त्म करने, अस्तित्व खत्म हो ना हो, लेकिन वहाँ जो छात्रों के बीच में जो एक अलग तरह की परिस्थितियाँ रहती थीं, एक अलग विचारधारा जो तैरती रहती थी, उन सब से ख़त्म करने की कोशिश होती रही है।
और ऐसे में राहुल गांधी विदेश में जाकर यूनिवर्सिटीज़ में भाषण देना, चाहे वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हो, चाहे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हो, या ऑक्सफोर्ड में हो, या हडसन में हो, कहीं भी हो, दूसरी जगह जहाँ भी हो, क्या एक ये भी चुनौती है कि जिस युवाओं के बारे में, युवाओं का देश भारत के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते रहे हैं, जिन युवाओं पर गुमान करते रहे हैं कि वो अब जो नए वोटर्स हैं वो हमारी तरफ आकर्षित होते हैं, मोदी मोदी के नारे लगाते हैं, क्या उनमें भी छेद कर रहे हैं राहुल गांधी? क्या राहुल गांधी जिस स्ट्रेटजी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं वहाँ एक और भी चुनौती युवाओं के बीच अगर राहुल गांधी पहुँच रहे हैं, वर्गों की बात तो हम कर ही रहे हैं, सामाजिक जो हमारी संरचना है उसकी बात तो कर ही रहे हैं, जिसमें दलित हैं, जिसमें आदिवासी हैं, जिसमें अल्पसंख्यक हैं, इन सब की बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन युवा छात्र इनके बीच और यहाँ कैसे चुनौती पेश करते हुए, क्योंकि आप भी प्रोफेसर और प्रोफेसर रविकांत जी भी दो प्रोफेसर हैं, इसलिए यहाँ चर्चा मुझे लगता है कि लाजमी है। क्या देखते हैं आप? आपके भी छात्र होंगे, बात करते होंगे। देखिए राजीव जी, कल भी मैंने आपकी वार्ता में, आपकी चर्चा में कहा था कि राहुल गांधी के भाषण को सुन के मुझे महसूस हुआ कि इस व्यक्ति के सामने मेरा ज्ञान बड़ा असीमित है। मैं देखिए, जो शिक्षक होता है, रविकांत जी भी शायद मेरी बात का समर्थन करेंगे, शिक्षा का मन कैसे होता है। मैं थोड़ा सा संदर्भ लूंगा पुरातन काल का। महाभारत युग में जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो भीष्म पितामह जब युद्ध कर रहे थे तो चारों तरफ से उन पे बाणों की वर्षा हो रही थी, और भीष्म पितामह बाण जब उनके शरीर में लगते थे तिरस्कार के भाव से उसको निकाल के फेंक देते थे। एक बाण लगा उनके वक्षस्थल पे, दर्द हुआ, घाव हुआ, बहुत दर्द हुआ, और भीष्म पितामह खुश हुए। राजीव जी बताइए क्यों खुश हुए होंगे? वो इसलिए खुश हुए, भीष्म पितामह ने कहा कि ये चलाया हुआ बाण मेरे सिखाए गए शिष्य अर्जुन का ही बाण है, जिसने मेरे सीने को बेधा है और मुझे दर्द पहुंचाया है, मुझे चोट। इसका मतलब यह है कि शिक्षक रूप में मेरा तपस्या मेरी सफल हुई। जिस दिन राजीव जी मेरी क्लास में, मैं अपनी क्लास में कहता था, मेरा शिष्य जिस दिन खड़े होकर क्लास में कहेगा, स्वामी सर, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स, I want to differ. I will prove my point. I will prove what Professor Swami, what you were saying was wrong. मेरा सीना इतना चौड़ा हो जाएगा, मेरा मस्तक इतना चौड़ा हो जाएगा। और राजीव जी, वास्तविकता में सच्ची बात कह रहा हूं, मैंने अपने जीवन में जितने भी वक्तव्य सुने हैं, ये कॉन्फिडेंस, ये पोस्चर, ये सम्मिश्रण, ये ज्ञान का सम्मिश्रण, तो अगर मैं उनका गुरु होता तो आज मेरा सीना सही में चौड़ा हो गया होता कि क्या बच्चा है ये। वास्तविकता में, मैं देखिए अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, मैं शिक्षक हूं, मैं 10 में 0 नंबर भी देता हूं और 10 में 10 नंबर भी देता हूं। राहुल गांधी का ये भाषण, ऐसा भाषण ना आज तक मैंने कभी सुना है, ना मैं आशा करता हूं। तो जिस प्रकार का भीष्म पितामह को खुशी हुई थी अर्जुन के बाण से, उनको यह महसूस हुआ था कि मेरा शिष्य मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हो गया, मुझे आज लगता है कि राहुल गांधी जैसे व्यक्तित्व को देश की आवश्यकता है, जो कि समाजवाद को, जो कि लोकतंत्र को, जो कि धर्मनिरपेक्षता को, जो आइडिया ऑफ इंडिया है, जो हमारे देश की मूल आत्मा है, जो हमारे देश का जो विभिन्नता है और विविधता है, उसको जोड़ के रखने की आज अगर सक्षमता किसी व्यक्ति में है तो वो राहुल गांधी में है। और ये देश के लिए सौभाग्य होगा। और इतना प्यारा व्यक्तित्व जो कहता है कि लोग लड़ेंगे, गाली देंगे। आरएसएस का कह रहे थे कि जब हम पदयात्रा में थे, आरएसएस का एक आदमी आया, उसने कहा क्यों घूम रहे हो भाई? उसने कहा बिकॉज आई लव यू, और शर्मा गया, फिर हाथ जोड़ के चला गया, कुछ बोल नहीं पाया। देखिए वो भाषा ये बच्चा बोल रहा है, कितना परिपक्व है, और देश को राजीव जी ऐसे ही व्यक्ति की आवश्यकता है। जी 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 बिल्कुल। प्रोफेसर रविकांत जी, किस रूप में आप देखते हैं? इसलिए मैं शुरू में ही कह दिया था, आप दोनों प्रोफेसर हमारे साथ हैं और आप लोगों के विचार यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उस लिहाज से भी जरा आपका नज़रिया। राजीव जी, मैं थोड़ा अतीत में चलूंगा, हालांकि मैं मोदी जी की तरह अतीत जीवी नहीं हूं जी। और मुझे लगता है कि 130 साल पहले
स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो के भाषण के बाद जो पूरी दुनिया में लोकप्रियता प्राप्त की थी, राहुल गांधी उस 130 साल के पहले के इतिहास को दोहराने जा रहे हैं। मेरे इन शब्दों को आप दोबारा कभी सुनिएगा, आज के 6 महीने के बाद, साल भर के बाद। और जो राहुल गांधी ने संबोधित किया है, इस पर पर्याप्त चर्चा हम लोग कर चुके हैं। लेकिन बुद्ध से होते हुए बसवन्ना से लेकर गुरु गोरखनाथ, आपके गुरु नानक, और वहां से लेकर के गांधी जी, अंबेडकर, इन तमाम नामों को जिस तरह से उद्धृत किया राहुल गांधी ने। बसवन्ना कर्नाटक के ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने ब्राह्मणवाद और पाखंडवाद की खुलकर आलोचना की। बुद्ध जिन्होंने उस ईश्वरवाद पर और वर्ण व्यवस्था के खिलाफ पूरा आंदोलन चलाया। गांधी और अंबेडकर ने इस देश से जाति का जो दंश था उसको मिटाने का पूरा आंदोलन चलाया। नेहरू और पटेल जिन्होंने इस देश को नए कलेवर में गढ़ा, तो जिसे हम भारत का अतीत कहते हैं कि जो धीरे धीरे बना है, उस बनते हुए भारत को राहुल गांधी जिस तरह से रेखांकित कर रहे हैं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी के जो बौद्धिकता है, आप समझिए कितना अध्ययन किया होगा राहुल गांधी। मैं इसीलिए फिर कह रहा हूं कि जरा मोदी जी को विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर जरा बुलवा के देख लीजिएगा, केवल 10 मिनट। और मुझे वो भी दिन याद आता है जब राहुल गांधी कहते थे चुनौती देते हुए कि मैं आमने सामने खड़े होकर के बहस करने के लिए तैयार हूं कि चाइना में क्या हुआ, नोटबंदी में क्या गलती थी, कोरोना में आपने क्या गलतियां की, और कैसे आर्थिक व्यवस्था बदहाली की तरफ चली गई। मैं नरेंद्र मोदी से आमने सामने बात करना चाहता हूं, संवाद करना चाहता हूं। और यह भी राहुल गांधी कहते थे कि उनकी हिम्मत नहीं है बात करने की। तब शायद हम लोग उतनी गंभीरता से नहीं ले पा रहे थे, और इस देश के बहुत सारे लोग गंभीरता से नहीं ले रहे थे। आज समझ में आ रहा होगा कि ये अमेरिका से निकलने वाला दूसरा स्वामी विवेकानंद राजनीति का। और एक सवाल जो पूछा गया था, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। विश्व गुरु क्या है? विश्व गुरु के जिसमें प्रधानमंत्री दिन में 4 बार कम से कम कपड़े बदलता, जो सोने के जड़े हुए वस्त्र का सूट पहनता हो, 8,000 करोड़ का तो उनका हवाई जहाज है, 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा बनवाया है, 8 करोड़ की एक गाड़ी जिसमें वो चलते हैं और काफिले में 7-8 गाड़ियां होती हैं। और हालात क्या है, एक कहानी छोटी सी मैं और छोटा करके सुना रहा हूं। एक ढपोर शंख की कहानी है, जो एक आदमी को मिला और उसने कहा कि जो मांगोगे उससे 2 गुना दूंगा। तो वो आदमी मांगता था कि हमको 10,000 रुपया दे दो, वो बोलता था कि 20,000 लो। उसने कहा कि हमको 5 किलो सोना दे दो, उसने कहा कि 10 किलो लो। अब वो इंतजार कर रहा है कि साहब मिलेगा। तो उसने पूछा कि दे क्यों नहीं रहे हो? तब शंख ने कहा कि अहम ढपोर शंखम ददामी ना बदामी चा, मैं सिर्फ बोलता हूं, देता नहीं हूं। तो ये ढपोर शंख वाला विश्व गुरु है, जो देता कुछ नहीं है, सिर्फ बोलता है। 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेगा, काला धन वापस आएगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, महंगाई दूर हो जाएगी, अच्छे दिन आ जाएंगे। दैट इज विश्व गुरु और ढपोर शंख भारत, ये बना दिया है। और मैं फिर से राहुल गांधी पर आऊं कि समूचे मिथक को राहुल गांधी ब्रेक कर रहे हैं, ध्वस्त कर दिया है इस माया जाल को जो बनाई गई थी इन 8-10 सालों में उस पूरे कारपोरेट मीडिया के जरिए। तो जो सोने का हिरण बनाया गया था वो अब पर्दाफाश उसका हो गया है, और एक नए सूरज का उदय आप देख रहे हैं अमेरिका की तरफ से। यहां हम लोग शाम की तरफ है, वहां उजाला हो रहा होगा। अब ये उजाला लेकर के राहुल गांधी जब भारत में आएंगे और फिर जब जाएंगे
वो विश्व गुरु भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए उनका क्या होगा, कैसे वो जवाब देंगे, उनकी हिम्मत है क्या जय भीम कहने की, कह पाएंगे क्या वो? और ये वो मुझे याद आता है नेहरू जी और अंबेडकर साहब का जोड़ी। नेहरू जी जब परिचय कराते थे अंबेडकर का किसी भी विदेशी डेलीगेट से तो कहते थे कि ये हमारे कैबिनेट के डायमंड हैं। वो उनकी काबिलियत को जानते थे, उन्होंने सम्मान दिया उतना, गांधी ने उतना सम्मान दिया। बीच में लोगों ने बहुत जो भ्रम फैलाया दलितों के बीच में भी खास करके कि साहब अंबेडकर का वो सम्मान नहीं हुआ। तो राहुल गांधी अगर अमेरिका में जय भीम का नारा लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं, उसका संदेश लेकर के अमेरिका भी आया हूं, वही संदेश लेकर के विवेकानंद गए थे और उसके बाद पूरी दुनिया में उनकी मकबूलियत हुई थी। वही राहुल गांधी अब भारत में उस अमेरिका के पूरे प्रसिद्धि को लेकर के जब आएंगे तो फिर कोई पैमाना निकालिएगा जिसमें लोकप्रियता देखी जाएगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश का आवाम अब बहुत भरोसे के साथ राहुल गांधी की तरफ देख रहा है और आने वाले वक्त का वही राजनीति का विवेकानंद साबित हो। जी जी, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, कितनी चुनौती अब राहुल गांधी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, और वो भी इस वक्त जबकि अमेरिका की तैयारियों में लगे होंगे, उनका भाषण भी लिख चुका होगा, टेलीप्रॉम्प्टर की बात अभी कर ही रहे थे आप लोग कि 10 मिनट बिना टेलीप्रॉम्प्टर के कुछ बोल के दिखाएं, तो सारी चीज़ें, सारी तैयारियां हो रही होंगी। और अब तो बहुत ज़्यादा अलर्ट वे में उनके टेलीप्रॉम्प्टर वाले लोग रहते हैं ताकि कहीं वो रुक न जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनाई दे रहा है टाइप से कुछ बोलना पड़े। तो कितनी चुनौती? राजीव जी, राहुल गांधी ने मोदी जी को बड़ी विनम्रता से जवाब दिया। उन्होंने अपनी दादी को भी याद किया है और उन्हीं के अंदाज में उन्होंने, जो दादी कहती थी कि विजयी को विनयी होना चाहिए, तो विजयी होते दिख रहे हैं राहुल गांधी और विनय उनमें है। उन्होंने ये कहा है सुबह के या कल रात के भाषण में, कुछ देर पहले के जो भाषण हुआ था न्यूयॉर्क में, उन्होंने कहा कि भारत की जनता उन लोगों को सबक सिखाएगी जो देश के हित में कार्य नहीं कर रहे। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, ये नहीं कहा कि मैं बहुत ताकतवर हूं, ये नहीं कहा कांग्रेस बहुत ताकतवर है, ये नहीं कहा कि खड़गे जी बहुत ताकतवर है, ये नहीं कहा कि हम गांधी नेहरू खानदान के, कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि भारत की जनता सबक सिखाएगी। ये बात मुझे बहुत उल्लेखनीय लगी कि उन्होंने कोई अहंकार का प्रदर्शन उन्होंने नहीं किया। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी फिर जा रहे हैं अमेरिका और वे प्रधानमंत्री हैं। राहुल गांधी तो सांसद भी नहीं थे जो अभी इस बार गए। तो एक प्रधानमंत्री के रूप में मेरी बहुत तमन्ना रहेगी कि हमारे प्रधानमंत्री ऐसा कोई भी काम न करें जिससे हम भारतीयों के सम्मान में कोई कमी आए। वे टेलीप्रॉम्प्टर का उपयोग करें, एक एक शब्द देख देख कर पढ़ें, कोई हमारी बेइज्जती न होने दें, भारत के विभाजन के बारे में, देश में तोड़ने वाली कोई बात न करें, अपने विरोधियों पर घटिया मतलब निम्न स्तरीय आप टिप्पणियां न करें, तो उनकी बड़ी कृपा होगी इस देश की 140 करोड़ जनता पर, क्योंकि वे प्रधानमंत्री के रूप में जा रहे हैं। जब राहुल गांधी अमेरिका गए तो राहुल गांधी के रूप में गए, वो एक व्यक्ति थे, लेकिन नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, राहुल गांधी के भी प्रधानमंत्री हैं, सोनिया गांधी के भी प्रधानमंत्री हैं, राजीव श्रीवास्तव के भी प्रधानमंत्री हैं, प्रकाश हिंदुस्तानी के भी प्रधानमंत्री हैं, और प्रोफेसर अखिल स्वामी और रवि जी के भी प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री हैं। तो उनसे अपेक्षा है कि वे कोई ऐसी बात न करें जैसे पिछली बार वो कह दिया था कि अब की बार मोदी सरकार ऐसा न कहें कि अब की बार बाइडेन सरकार या जो बाइडेन के बारे में कोई ऐसी बात न करें। तो मुझे बहुत खुशी होगी एक नागरिक के रूप में, और अपने प्रधानमंत्री को मैं सम्मान पाते हुए देखना चाहता हूं पूरी दुनिया में। दूसरी बात है कि मोदी जी अब तक इतनी यात्राएं दुनिया की कर चुके हैं, कुल 9 साल में 124 देशों की यात्रा वो कर ही चुके हैं। धरती से चांद की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है, लेकिन वे 8,20,830 किलोमीटर की हवाई यात्राएं कर चुके हैं।
यानी अगर वे चांद पर जाते तो जाकर आ जाते और उससे भी ज्यादा जाते। हमारी पृथ्वी जो है 6,771 किलोमीटर की है, उसका व्यास रेडियस, और हमारी पृथ्वी के 129 चक्कर प्रधानमंत्री जी लगा चुके हैं। मेरे ख्याल से इतने इतने घुमंतु प्रधानमंत्री हमारे हैं। वे भारत की लाज उनके हाथ में है। आशा है कि वे भारत की लाज रखेंगे, कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे, ना विपक्ष पर कहेंगे, ना कोई ऐसा डायलॉग कहेंगे कि पहले भारत में पैदा होने में शर्म आती थी, 2014 के बाद जो पैदा हुए उन्हें फख्र हो रहा होगा, ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे। विपक्ष पर कोई घटिया टिप्पणी नहीं करेंगे। और हमारी विदेश नीति का जो अहम सूत्र है, हमारे विपक्ष के नेता या प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो हमारी डिप्लोमेसी का लिखित नियम है, लिखित नियम बोल रहा हूं मैं, IFS लोग बता सकेंगे, लिखित नियम है कि हम किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हमारे प्रधानमंत्री या कोई भी व्यक्ति कोई टिप्पणी नहीं करते। पिछली गलती जो वो कर चुके हैं अब की बार ट्रंप सरकार, और उसके कारण जो हमें नीचा देखना पड़ा है, हमारा सिर गर्व से नहीं उठा, तो ऐसी गलती नहीं करें। टेलीप्रॉम्प्टर देखिए, कागज पे लिखा हुआ पढ़िए, चुप रहिए, लेकिन भारत की इज्जत रखिए, यही मेरी अपेक्षा है। राजीव जी। जी सिंह साहब, रिकॉर्डधारी प्रधानमंत्री, और क्या आंकड़े पेश कर रहे थे अभी डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपको सलाम करता हूं कि आपने पूरे वो आंकड़े कि प्रधानमंत्री ने कितने चक्कर लगा लिए और चांद की दूरी और अभी तक इन्होंने जितनी यात्रा की है उसकी दूरी 2 गुना से ज़्यादा मतलब यात्रा इन्होंने कर ली है प्रधानमंत्री ने। तो रिकॉर्डधारी प्रधानमंत्री जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती, राहुल गांधी जो बातें करके आए हैं, जो उन्होंने कही है अमेरिका में, सबसे बड़ी चुनौती क्या आप देख रहे हैं? कौन सी ऐसी सबसे बड़ी चुनौती मानी जाए जो इन रिकॉर्डधारी प्रधानमंत्री के लिए आने वाले समय में बहुत मुश्किल खड़ी कर सकती है? पहले तो प्रकाश जी को मैं धन्यवाद कहूंगा कि इन्होंने बड़ा ज्ञानवर्धन किया। तो ये आंकड़े सचमुच में कहीं नहीं थे, और जितनी यात्राएं तो उनकी बहुत ज़्यादा हैं, और आंकड़ों को देख के सच में लगता है वो चांद से आ गए होते, वापस आ गए होते। बहरहाल प्रधानमंत्री जब वहाँ जा रहे हैं तो उनकी स्टेट विजिट है, और स्टेट विजिट जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो उनकी 2 भूमिका होती है। एक भूमिका तो राज्य के देश के प्रधानमंत्री होने के नाते होती है, तो इस दौरान जो भी उनका बयान होगा वो ऑफिशियल बयान होगा, जो भी भाषण देंगे ऑफिशियल बयान देंगे, ऑफिशियल भाषण देंगे। निश्चित रूप से उन्हें टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि डिप्लोमेसी में अगर एक शब्द का भी हेर फेर हो जाता है तो उसके बड़े अलग अलग तरह से अर्थ निकाले जाते हैं, तो वो एम्बैरेसमेंट नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर टेलीप्रॉम्प्टर नहीं तो पढ़ के भी दे सकते हैं, पढ़ के लोग बोलते रहे हैं, इवेंटों में सारे भाषण पढ़ के ही दिए जाते हैं। उसका कारण ये है कि पहले भाषण सबको सप्लाई भी कर दिए जाते हैं कि मैं ये पढ़ेंगे, और कोई ऐसी गलती न हो जाए जिससे कि देश को एम्बैरेस होना पड़े। दूसरी चीज, राहुल गांधी एक सामान्य नागरिक के रूप में गए हैं। कांग्रेस के वो किसी पद पे नहीं है, लेकिन कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस के बड़े नेता हैं। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी और प्रधानमंत्री की विजिट में बेसिक फर्क यह है कि एक स्टेट विजिट होगी और एक सामान्य नागरिक की विजिट होगी। लेकिन प्रधानमंत्री जब वहां जाएंगे और वहां के भारतवंशियों के बीच जब जाएंगे, तो उन्हीं भारतवंशियों के बीच में राहुल गांधी हो के आ रहे हैं, और जो जो सवाल तो छोड़ के आए हैं, जिस आइडिया ऑफ इंडिया को वो उनके दिमाग में डाल के आए हैं, इन सब के बारे में वहां के लोगों की सुनने की अपेक्षा लोगों की होगी कि प्रधानमंत्री जी इस बारे में क्या सोचते हैं। निश्चित रूप से ये देखना होगा, जैसे प्रोफेसर रविकांत जी ने कहा कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने जय भीम कहा, वो जय भीम कहा वो भी हैरान करने वाला था कांग्रेस के नेता के रूप में। और उस जय भीम पर जिस तरीके से वहां लोग प्रसन्न हुए, जिस तरीके से तालियां बजी, वो भी हैरान करने वाला था। ये दोनों ही आवाज, ये दोनों ही स्वर जो हैं परिवर्तन का द्योतक है, और इस परिवर्तन का स्वागत किया जाना चाहिए। आप हमेशा पीछे की तरफ ताकते हुए नहीं चल सकते हैं, पीछे नहीं लौट सकते, आगे ही आप चलेंगे। अगर आप पीछे लौटेंगे तो वही नुकसान करेंगे जो आज हम कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि मैं इस प्रधानमंत्री जी की आगामी यात्रा को मैं इस दृष्टिकोण से देखता हूं कि राहुल गांधी ने जो सवाल और जो मुद्दे वहां अमेरिका की धरती पर और अमेरिका में रहने वाले भारतवंशियों के दिमाग में छोड़े हैं, जगाया है, उनको लेकर प्रधानमंत्री का क्या रिस्पॉन्स रहता है। और ऑफिशियल विजिट जो सरकारी यात्रा होगी, जो सरकारी कामकाज की बातें होंगी, उसको किनारे कर दीजिए, वो तो 2 सरकारें बात करती हैं। यहाँ जब वो भारतवंशियों को संबोधित करेंगे
निश्चित रूप से एक पार्टी के नेता के रूप में संबोधित करेंगे, प्रधानमंत्री रहते हुए भी, तो उनकी दोहरी भूमिका है। तो बड़ा देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले 10 दिन बाद जब वो जाते हैं तो वो क्या कहते हैं। और मैं प्रकाश जी की बात से सहमत हूँ कि वो ऐसा कोई भी कदम उत्साह में या अति उत्साह में या न उठा लें कि अब की बार ट्रंप सरकार की तरफ से, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों को एम्बैरेसमेंट होना पड़े। प्रधानमंत्री जी की यात्रा की शुभकामनाएं हैं, वो जाएं, वो भी अपनी बात कहें, उनकी भी सफलता की हम उम्मीद करते हैं कि वहां पे अच्छी बात कहेंगे। और आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको भी दिखाइएगा, जरा देखें वो क्या कहते हैं। तो अब देखते हैं 10 दिन बाद क्या होता है ये। जी बिल्कुल बिल्कुल सिंह साहब, हम ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का एक भी चैनल छोड़ने वाला नहीं। आप जानते हैं कि बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसमें भी जब इंडियन डायस्पोरा को संबोधित करेंगे, ज़रूर वहाँ कहीं ना कहीं शायद न्यूयॉर्क में तैयारी हो रही होगी, तो जब वहाँ संबोधित करेंगे तो बिना कट किए हुए तमाम चैनल दिखाएंगे ही, तो उसको तो हम लोग देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। राहुल गांधी के भाषण को कहीं कोई दिखाते नहीं हैं, और इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण दिखाया जाए। और कैसे चैनलों पे ये कोशिश रहती है कि क्या इसमें से निगेटिव निकाला जाए और सामने रखा जाए। मज़ेदार तथ्य देखिए, इस कार्यक्रम को अब समाप्त करने जा रहे हैं हम, कि आज लगभग 3 घंटे तक एक खबर तमाम चैनलों पर चलती रही कि जो पहलवान हैं, इन लोगों ने अपने खुद को इस प्रोटेस्ट से अपने आप को वापस ले लिया है और अपनी अपनी नौकरी पर चले गए हैं। झूठी खबर थी जो 3 घंटे 4 घंटे तक प्रसारित की गई, और उसके बाद इन पहलवानों ने आकर ट्विटर पे और तमाम दूसरे सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी बात रखी कि हम लोगों ने अब खुद को इस आंदोलन से बाहर नहीं किया है, आंदोलनरत हम लोग हैं और रहेंगे, नौकरी छोड़ने में मात्र 10 सेकंड का वक्त लगेगा। तो आप देखिए कि कैसे गलत खबरें प्रसारित की जा रही हैं। ये हिंदुस्तान किस दिशा में चला गया है, उस वही बात वहाँ राहुल गांधी कह रहे हैं। तो ये समझना, समझाना, आप हम सब तक पहुंचाना, ये हम सब का कर्तव्य है और वही करने की कोशिश करते हैं। और बहुत सही आप कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ क्या भाषण देंगे, इस पर नज़रें टिकी रहेंगी, सबकी नज़रें टिकी रहेंगी कि क्या कुछ बोलते हैं। और ख़ासकर इंडियन डायस्पोरा के बीच तो वो रॉक स्टार बन के जाते हैं, वही रहेंगे, लेकिन उसके अलावा जो द्विपक्षीय वार्ताएं होंगी, और सबसे बड़ी बात कि क्या मीडिया को संबोधित करेंगे, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे कि नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है, देखा जाएगा, इंतज़ार करेंगे। इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप सबको, सिंह साहब आपको, प्रोफेसर रविकांत जी आपको, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपको, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबको बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहुत सारी बातें इस चर्चा में आप लोगों के ज़रिए हमने की, और राहुल गांधी की यात्रा क्यों इम्पॉर्टेंट है, और क्या कुछ यहाँ तो चुनावी भाषण होते हैं और राहुल गांधी जो भी मौका मिलता है वहाँ भाषण देते हैं, लेकिन एक आइडिया ऑफ इंडिया की बात जब बाहर राहुल गांधी करते हैं और जो हिंदुस्तान की जो फिलॉसफी है उसको वहाँ रखते हैं, हमारे महापुरुषों की बात उन्होंने जो कही, ये सब क्यों इम्पोर्टेंट है आज की तारीख में, ये अच्छी अच्छी बातें, इसकी ज़रूरत क्यों है। क्या जो पॉलिटिक्स आज की तारीख में जिसे गंदी कह देते हैं कि नहीं पॉलिटिक्स गंदी हो गई है, उसमें अच्छाइयाँ भी हैं। और अगर सवाल अगर हम पूछ रहे हैं